हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप बिलियन का क्लास करेंगे। पिछले वीडियो में आपने सॉलिड स्टेट का क्लास किया था और अभी जो इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास लेकर के आए हैं और पिछले क्लास में 2009 से लेकर के 2025 तक में जितने भी प्रश्न सॉलिड स्टेट से पूछा गया था सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और इसका लाभ आप लोग को मिला। अब एक फिर नए लेक्चर नए टॉपिक यानी बिलियन चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 2 में जितना भी प्रश्न 2009 से लेकर के 2025 तक पूछा गया है सारे प्रश्नों को अभी हम हल करेंगे। और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है वो कंसेप्ट पर आधारित होता है। बहुत सारे छात्र क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं और उसी के आंसर को रट लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग हो जाता है प्रश्न में तो फिर परेशानी शुरू हो जाता है, जिनको कंसेप्ट नहीं रहता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अपने थ्योरी से कनेक्टेड रहे, थ्योरी को समझते हुए प्रश्न को हल करें। अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो इस वीडियो को रिप्ले करके आप देख करके आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे क्लास पर आ जाते हैं। आज का जो क्लास है देख रहे हैं 2009 से 2025 सॉल्यूशन चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्नों का कलेक्शन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, दो बार पूछा गया है। ये इसमें 234.2 ग्राम चीनी के घोल, अगर आप चीनी के घोल बनाते हैं, शरबत आप बनाते हैं, चीनी के घोल कहाँ, पानी में चीनी को घोल के बनाते हैं। तो इसमें बता रहा है कि चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है, 34.2 ग्राम। तो निश्चित रूप से आपको अगर चीनी को घटा लेंगे तो पानी का बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, वही करने वाले हैं, घोल का मोलल सांद्रण निकालना है। मोलल सांद्रण यानी मोलिलिटी। तो मोलिलिटी का जो फॉर्मूला है क्या है, मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुना 1000 बटे विलायक का भार। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो विलय का भार कितना है, 34.2 ग्राम चीनी है यानी 34.2 ग्राम। और चीनी का अनुभार क्या होगा, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। C12H22O11 सबको पता ही है। तो इसका अनुभार निकालिएगा तो 342 आएगा और गुना 1000 बटे विलायक का भार कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ 234.2 में से 34.2 को घटा देंगे तो 200 ग्राम आ जाएगा यानी 200 ग्राम। अगर आप इसको काटते हैं तो 5 हो गया और फिर इसको अगर हल करते हैं तो 0.5 आ जाएगा यानी राइट आंसर हो गया ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस पर अगर मान के चलिए कोई दूसरा भी सवाल दे देगा, जैसे 5 ग्राम यहाँ कर दिया, यहाँ 20 ग्राम कर दिया, कुछ भी कर देगा, तो आप ऐसे सारे प्रश्न बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग नंबर 2 आ गया, किसी बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये आप पढ़े थे, बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां है। जैसे ए में नॉर्मलिटी है, बी में मोलिलिटी है, सी में मोलिलिटी है और एफ डी में फॉर्मेलिटी है। ये सारी चीज पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा। नॉर्मलिटी को एन से सूचित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से करते हैं, मोललता को स्मॉल एम से करते हैं, फॉर्मेलिटी को एफ से करते हैं। और ये सारे चीज में आप देखिए, अगर ये तीनों का डिफिनेशन देखिए गौर से, नॉर्मलिटी का डिफिनेशन भी किसी बिलियन के 1 लीटर पर आधारित है, मोलरता का भी परिभाषा किसी बिलियन के 1 लीटर पर आधारित है और फॉर्मेलिटी का जो परिभाषा है ये भी किसी बिलियन के 1 लीटर पर आधारित है। लेकिन ये मोललता का जो परिभाषा है मोलिलिटी का,
वो केवल विलायक के भार पर आधारित है, यानी भार पर आधारित परिभाषा पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए राइट आंसर आपका सी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी हो या फॉर्मेलिटी हो, ये सारे तीनों का जो परिभाषा है वो वॉल्यूम से कनेक्टेड है, और जबकि ये जो परिभाषा है मोललता का, ये भार से कनेक्टेड है और भार वाले पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी कारण सही आंसर हो गया सी। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैन शुगर। कैन शुगर तो सबको पता ही है कि इसमें चीनी को कहा जाता है कैन शुगर। कैन शुगर अनुभार भी दिया हुआ है चीनी का, कैन शुगर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में यानी जो मैंने ईख कहते हैं। तो ये ईख के संदर्भ में एक सवाल आ रहा है, जिसका अनुभार दिया हुआ है 342 कि 5% एक घोल पदार्थ एक्स के, माने एक पदार्थ आपको मालूम है, वो है क्या, कैन शुगर। देखिए बड़ा क्वेश्चन अच्छा सवाल है ये, दो बार बिहार बोर्ड इसको लेके आया है, पूछा गया है इसमें। तो इसमें कैन शुगर एक पदार्थ ज्ञात है जिसका अनुभार आपको मालूम है 342, और एक दूसरा पदार्थ है जो एक्स नाम का पदार्थ है और उसका परसेंटेज दिया है 1%, यानी कैन शुगर का परसेंटेज भी आपको मालूम है 5% वाला घोल है, और जिसका अनुभार ज्ञात है 342, और दूसरा पदार्थ एक्स है जिसका 1% दिया हुआ है। अब एक्स क्या है आपको मालूम नहीं है, तो इसमें कहता है, लेकिन आगे कंडीशन डाला गया है कि अगर ये दोनों विलयन आइसोटोनिक है, मतलब समपसारी है, तो एक्स का अनुभार क्या होगा। तो अच्छा सवाल है। तो इसमें आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग इसमें पहले दोनों के, चूंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो विलयन का परासरण दाब समान होता है तो ऐसे विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपसारी विलयन कहते हैं। तो यहाँ क्या करना है, इस किस फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला पढ़े होंगे, पाई बराबर सी आर टी। तो चूंकि यहाँ दो केस है तो आप अलग अलग लेंगे। अगर हम फर्स्ट केस के लिए लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ अमाउंट देख लीजिए 5% है, और इसके अनुभार में भागा दे देंगे 5 बटे अगर हम 342 कर देंगे, 5 बटे अगर हम 342 कर देंगे, तो ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करेगा, चूंकि मोल आ गया, कंसंट्रेशन इज डायरेक्ट कनेक्टेड टू मोल। तो चूंकि 5/342 कर दिए तो ये सी के बराबर हो गया, कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। फिर आप सेकेंड केस ले लीजिए, इसी तरह पाई 2 कर देंगे, तो फिर आपको फॉर्मूला तो यही है सी तो सी तो अभी आप सी की जगह क्या लेंगे, इसका है 1%, इसका कितना है 1%। अब 1% जो दिया है, तो अभी पदार्थ अज्ञात है, आपको तो पता नहीं है कि कौन सा पदार्थ है। तो इसमें क्या करना है, इसके अनुभार को हम, जैसे चूंकि यहाँ तो मालूम था तो हमने 342 रख दिया, लेकिन यहाँ अज्ञात है तो एम ही लिख दीजिए, क्योंकि आपको निकालना है अनुभार, ध्यान दीजिए आपको निकालना है अनुभार, तो एम लिख दीजिए और आर कर दीजिए। तो फिर अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़े हैं तो क्या हो गया, 4 आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 बराबर हो जाएगा पाई 2। जैसे आप दोनों को बराबर कीजिएगा कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए पाई 1 बराबर पाई 2 किए तो क्या हो गया, पाई 1 का मान क्या है, I/342 RT, इधर हो गया 1/m RT। तो आप देखिए ये तो कटिए गया, तो m गुना 5 हो गया बराबर 342 हो गया। अब m निकालिएगा तो 342/5, यानी हल करने के बाद आ जाएगा 68.4 आएगा। तो यानी आंसर आपका हो गया ये ए नंबर। तो ये कैलकुलेटेड सवाल, कैलकुलेशन हुआ तब आपको ये बना। तो इस तरह का जितना भी सवाल होगा, सारे प्रश्नों को आप अगर बढ़िया से अध्ययन करिएगा तो इसके डाटा को चेंज कर देगा, हो सकता है इसके डाटा को चेंज करके दूसरा सवाल इस पर दे। तो उम्मीद करते हैं तो ऐसे सारे प्रश्न आपसे अब बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देखते हैं
किसी बिलियन के 200 ml में 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। बहुत ये पॉपुलर सवाल है। मोलरता तो सबको आसान लगता ही होगा, क्योंकि मोलरता का भी एक बार फिर फार्मूला हम रिमाइंड करवा देते हैं। मोलरता बराबर क्या होगा, तो मोलरता का हमने 5 फार्मूला दिया था क्लास में। अभी फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। क्या है, विलय का भार बटे विलय का अनुभार और इधर हो गया गुना 1000 बटे बिलियन का आयतन ml में। तो इतना तो ये सबको याद होगा, इस फार्मूला का उपयोग कर लीजिए, बन जाएगा। तो विलय का भार कितना दिया है, साफ साफ दिख रहा है 2 ग्राम, तो आप विलय के भार 2 ग्राम लिख दीजिए। विलय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अनुभार निकालिएगा तो 40 आएगा, 40, और ये 1000 हो गया। बिलियन का आयतन कितना दिया है, आप देख लीजिए, साफ साफ है, 200 ml दिया है तो 200 कर दीजिए। अब इसको आप काट दीजिए, कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 बटे हो गया 40। अब आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.25 निकाल लीजिए। तो इस तरह से अब देखिए, अभी लगातार न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न पूछा मिला आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि घोलक के 1 किलोग्राम में, घोलक डिफिनेशन इज बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह का जब कोई परिभाषा आता है तो आपको तो ये परिभाषा जिसको याद रहता है उस आसानी से इसको सेलेक्ट कर लेगा। तो आप चूंकि क्लास में भी लिखाया गया है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोल के संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ किलोग्राम कर दिया, कोई बात नहीं, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम सबको मालूम है। इसका सही विकल्प क्या हो गया, मोललता। ये मोललता को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मोलरता का परिभाषा आपको पता ही है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। नॉर्मलिटी का क्या परिभाषा है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक के संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। और मोल, इसका भी परिभाषा आपको याद होगा, विलय या विलाय के मोल तथा बिलियन के मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो अभी आपका सही जवाब क्या हो गया, ये मोललता। चलिए राइट। चलिए अब जो प्रश्न है आपके सामने देखिए, कहता है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज, ध्यान रखना है, 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। तो इसके जो यहाँ जो अमाउंट है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पर जब दे दिया है तो निश्चित रूप से ये मोललता से कनेक्टेड होगा। तो इसमें ये जो पहला विकल्प देख रहे हैं 1 मोलर, ये तो नहीं ठो होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 1000 ग्राम पर है। अब ये मोलल है, चलिए इसको, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों पर डिसीजन लेना है, ये होगा कि ये होगा, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, मोलिलिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोल वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फॉर्मूला आपके पास है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 18 ग्राम, साफ साफ है 18 ग्राम। और ग्लूकोज का अनुभार जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6 होता है, इसका अनुभार निकालिएगा 180 आ जाएगा। और 1000 फॉर्मूला में ही है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी 1000 है, 1000, तो इस कट गया ये, और 18 में 180 से भागा दीजिएगा तो 0.1 मोलल हो जाएगा, यानी सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लगातार न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रश्न आपको मिल रहा है, और सारे चीज
फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अगर आप याद करें तो ऐसे सारे सवाल बनेंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन, ये आदर्श विलयन आप सबको पढ़ा हुआ ही है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। पढ़ा हुआ डेफिनेशन है, तो ये तो फर्स्ट विकल्प देखना, यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। यही सब आपका आंसर हो गया, डेफिनेशन है और कुछ नहीं। जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, आप देख रहे हैं एक ठो में नहीं लगल है, मतलब नॉन आइडियल हो गया वो, और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ए हो गया। चलिए तो अब जो प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न जो है उसको आप पढ़िए। इसमें कहता है HCl H2O के स्थिर क्वाथी यानी एजोट्रोपिक मिक्सचर में होगा। अब ये दोनों को मिला के एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाया जा रहा है, HCl और जल को मिला करके। HCl मतलब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है और वाटर। तो इसमें एजोट्रोपिक मिक्सचर को पहले समझ लेते हैं। माने एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या, जैसे आप देखिए ये दोनों का अगर आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट में अगर HCl वाटर का तो सबको पता है, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये HCl का देखिए कौन अवस्था में लेकर के, तो इसका कौन अवस्था में हो जाए 108 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये दोनों को मिला करके, दोनों को मिला के विलयन बना, दोनों को मिला के विलयन बन गया, मिक्सचर बना। तो इस मिक्सचर में क्या है, अगर एजोट्रोपिक मिक्सचर बनता है तो उसका सबसे बड़ा खासियत है क्या, ये दोनों मिल्क दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहते हुए भी दोनों एक खास टेम्परेचर पर एक साथ वेपर बनाएगा, यानी बिना कंपोजिशन में चेंजिंग हुए। आमतौर पर अगर वाटर को आप अलग से गर्म कीजिएगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनाना शुरू करेगा, ये 108 पर करेगा। तो आप देखिए दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर बनाएगा तो दोनों का तालमेल नहीं होगा। लेकिन एजोट्रोपिक मिक्सचर अगर ये दोनों मिलकर बना लेता है, एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, तो दोनों एक खास टेम्परेचर पर, मान लीजिए दोनों का खास टेम्परेचर हम कंसीडर कर लेते हैं 108 पॉइंट मानिए 6 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, इतने टेम्परेचर पर ये दोनों एक साथ वेपर बनाएगा। तो ये है एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो चूंकि ऐसा प्रयोग द्वारा देखा गया है कि अगर 20.2 HCl और 79.8% H2O मिला लेते हैं, क्योंकि अगर इसको 100 में से घटाते हैं तो 79.8% H2O और 20.2% HCl को मिलाते हैं तो ये मिक्सचर बन जाता है, और ऐसे मिक्सचर को कहेंगे एक्सोट्रोपिक मिक्सचर। इसका सही जवाब हो गया 20.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। 9 नंबर प्रश्न कहता है वैसा घोल, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन यानी कंपोजिशन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है। अभी हमने जस्ट बोला था, ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर समझाए थे वही परिभाषा यहाँ आ रहा है। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर, हमने अभी कहा था निश्चित ताप पर संयोजन में बिना कंपोजिशन में परिवर्तन के उबलता है, तो उससे क्या कहते हैं। तो एक नजर में साफ साफ दिख रहा है कि आपका आंसर ए होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो आप देखिए बेंजीन और टॉलिन ये दोनों सेम नेचर का है, ये सेम नेचर का है, बेंजीन और टॉलिन ये आइडियल होगा ही। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल भी सेम नेचर का है, ये दोनों जो पदार्थ है सेम, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए नेचर का समान होना जरूरी है। तो नेचर समझ लीजिए, यानी तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में, इसमें भी अल्कोहल ग्रुप है, इसमें भी अल्कोहल ग्रुप है, इसमें भी अल्कोहल ग्रुप है। तो ये दोनों में अल्कोहल ग्रुप है, ये बेंजीन है, ये टॉल्विन है। मिथाइल बेंजीन को, मिथाइल बेंजीन को टॉल्विन कहा जाता है, पता ही होगा। तो ये भी देखिए सेम नेचर का है, ये मिथाइल बेंजीन और ये सेम नेचर हो गया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन अलग अलग नेचर का कंपाउंड है। आप देखिए ये क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन, आप ये हेलो अल्केन से रिलेटेड कंपाउंड है, ये कीटोन से रिलेटेड कंपाउंड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये भी सेम नेचर से है। इसलिए सही इसमें क्वेश्चन कहता है कि कौन आदर्श विलयन नहीं है। तो आंसर पकड़ा गया आपका,
ये हो गया सी नंबर। ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन सेम नेचर का नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन 11 आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन C6H6 तथा C6NH धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है? तो धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेगा? जिसका विलयन कमजोर होगा। पॉजिटिव डिविएशन कौन करेगा? जिसका विलयन कमजोर होगा। अब विलयन कौन कमजोर होगा? अब इसमें देख लीजिए, जहां या तो देखो विलयन कमजोर होने के बारे में हमने कंसेप्ट दिया था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो विलयन कमजोर हो जाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो विलयन मजबूत हो जाता है। तो यहाँ तो आप दिख रहा है कि ये दोनों जो है, ये बेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन है, ये सेम नेचर का है, क्लियर है, ये आइडियल सोल्यूशन होगा। और ये जो सबसे एक कंसेप्ट और हम बता देते हैं, तब इस पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रॉल्ट का नियम जो है वो धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन वो सिर्फ नॉन आइडियल सोल्यूशन दिखाता है। तो जब कोई विकल्प में आपको आइडियल सोल्यूशन मिले तो वो तो ऐसे छट जाएगा, क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन है, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर आप देखिए ये बेंजीन है, अब यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नेचर में चेंजिंग है, नॉन आइडियल में चला गया। ये क्लोरोफॉर्म है, ये इथाइल अल्कोहल है, नेचर में चेंजिंग है। और यहाँ ये क्लोरोफॉर्म है तथा एसीटोन है। तो यहाँ क्या है कि इसमें ये जो है ये तीनों हो गया नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में दो ग्रुप हो गया, एक पॉजिटिव डिविएशन, एक नेगेटिव डिविएशन। तो पॉजिटिव डिविएशन आपको ये दिखाएगा, ये सी नंबर क्लोरोफॉर्म तथा इथाइल अल्कोहल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये इसका जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, विलयन मजबूत हो जाता है। इसी कारण इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसमें इसका विलयन कमजोर बनेगा। सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इसमें क्या है? वह विलयन, फिर रॉल्ट से रिलेटेड प्रश्न है, वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाता है, दर्शाता है। अभी हमने जस्ट बोला था कि विलयन नॉन आइडियल जो होता है वही धनात्मक या ऋणात्मक दिखाएगा। तो इसका जवाब आप देख लीजिए कहाँ आपका विकल्प है, सी नंबर है। क्योंकि आइडियल में हमने अभी जस्ट बताया था, ये नो तो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, नो नेगेटिव, मतलब नो एनी डिविएशन इन आइडियल सोल्यूशन, नो एनी डिविएशन इन रियल सोल्यूशन। डिविएशन किस में होगा? अनादर्श विलयन में। इसलिए सही आंसर आपका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, इसमें कहता है क्या कि 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। अब देखिए ग्लूकोज के बारे में क्या है कंसेप्ट कि इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, वियोजन नहीं होता है, इसका नो डिसोसिएशन। अगर नो डिसोसिएशन, ग्लूकोज का कोई डिसोसिएशन नहीं होगा तो इसका टूटेगा ही नहीं। अगर MgCl2 पर बात करें तो ये इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, टूट जाएगा, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। अब देखिए टूटने के बाद ये थ्री मोल पार्टिकल रिलीज किया, 3 पार्टिकल्स दे रहा है। तो अब कहता है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मालूम है कि जब कणों की संख्या बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बढ़ेगा, कणों की संख्या घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान घटेगा। तो यहाँ कहता है कितना, यहाँ तो घट रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घटना है, तो कितना हो गया? लगभग तिगुना, यानी समान लगभग दुगुना है, लगभग तिगुना है, लगभग 6 गुना। तो सही आंसर आपका सी हो गया। चूंकि आपको देख रहे हैं कि 3 गुना हुआ, यानी एक पार्टिकल इधर था, अब 1 से हो गया 3, तो 3 गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि निम्न में से
कौन अनुसंख्य गुण धर्म है? बस अभी जस्ट इस पर चर्चा हमने किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 मैंने प्रकार हैं। अब इसमें देखिए कौन सा प्रकार आपको दिया हुआ है, तो विस्कोसिटी नहीं होगा, विस्कोसिटी नहीं होगा, अपवर्तनांक भी नहीं होगा, पृष्ठ तनाव भी नहीं होगा, होगा कौन? ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट में वांट ऑफ गुणक होता है। अब वांट ऑफ गुणक एक पॉपुलर टॉपिक है विलियन में। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या है, जो भी फॉर्मूला दिया जाता है, ये जो फॉर्मूला दिया कैल्शियम नाइट्रेट का, इसका डिसोसिएशन पहले आप कर लीजिए, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा, ये टूटेगा तो क्या होगा, Ca2 प्लस और NO3 माइनस, 2 नाइट्रेट है, कुल 3 पार्टिकल मिल गया। इधर तो 1, तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 पार्टिकल। तो I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आफ्टर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर पार्टिकल कितना हो गया, 3, और बटे हो जाता है बिफोर, तो 3/1 यानी 3 हो गया। इसलिए सही आंसर आपका सी हो गया। ये सारी चीज आप क्लास में बहुत सारे किए हुए हैं। क्वेश्चन 16 नंबर आ गया। इसमें कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? स्वाभाविक बात है, सबको पढ़ा है। हुआ ही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो इस पर क्वथनांक पर असर पड़ जाता है। इसलिए सही जवाब हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। इस प्रश्न में क्या कहता है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, कौन अनुसंख्यक गुण है? फिर अभी इसके पहले भी प्रश्न आया था और आप देखे थे, उसमें हमने चर्चा किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें से आप देखिए कौन है परासरण। इसमें पहला विकल्प परासरण कर रहा है, दूसरा पृष्ठ तनाव कर रहा है, तीसरा चालकता कर रहा है, अर्धआयु कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जैक्ट तो अभी देखा जाए तो इसमें कोई नहीं कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ अगर ऑस्मोसिस दिया है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इसका, लेकिन इसका सही जवाब, इसका विकल्प में सुधार कर दीजिए, परासरण दाब। इसमें परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये परासरण दाब। परासरण थ्रू केवल नहीं होना चाहिए, ये इसके साथ साथ परासरण दाब होना चाहिए, इसलिए सही जवाब हो गया ए। तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, परासरण दाब, अभी जस्ट देखिए हमने कहा था कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो क्लास में जो आप पढ़े थे, पाई बराबर CRT पढ़े हो थे, तो यहाँ तो कैपिटल पाई हमने यूज किया था क्लास में, लेकिन यहाँ ये पाई प्रेशर को इंडिकेट करता है, तो इसलिए सही जवाब क्या हो गया, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। इस प्रश्न में क्या कहता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं? परासरण की क्रिया में क्या निकलते हैं? ए में विकल्प दिया है विलय के अणु, बी में जटिल आयन, विलायक के अणु, सरल आयन। बार बार क्लास में बताए थे ये SPM क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको हमने SPM लिखा था, जिसका फुल फॉर्म है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए SPM अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसका नाम है आधा को जाने देगा, आधा को जाने से रोकेगा। आधा से मतलब क्या है, विलयन में का 2 पार्ट, एक विलायक दूसरा विलय, तो विलायक को सिर्फ जाने देता है,
ये बार बार बोले थे, किसको जाने देगा? विलायक को। इसलिए सही आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न फिर एक सवाल से आ गया, 0.1 m बेरियम नाइट्राइट घोल का वांट ऑफ फैक्टर 2.74 है, तो विघटन स्तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, I-1 बटे M-1 होता है। तो I का मान अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I का मान कितना दिया है? 2.74 -1, और इसका जो डिसोसिएशन हो जाएगा, बेरियम नाइट्राइट जो टूटेगा तो क्या होगा? बेरियम नाइट्रेट अगर टूटेगा तो इसके टूटने से क्या मिलेगा? बेरियम आयन और जो हो गया है ना, तो 2 1 3 पार्टिकल हो गया। तो ये डिसोसिएटेड पार्टिकल को इंडिकेट करता है, एम डिसोसिएटेड पार्टिकल को इंडिकेट करता है। डिसोसिएटेड पार्टिकल की संख्या 3 आ रहा है, तो 3 - 1। अब यहाँ आप देख लीजिए 1.74 हो गया ऊपर में, नीचे 2 हो गया, भागा दे करके अगर इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.87। इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 87%। ये इसका सही आंसर हो गया बी। तो याद रखना है इस फार्मूला को, अगर डिसोसिएशन होता है तो ये फार्मूला आपको बहुत काम का है, I-1 बटे M-1, where L is degree of dissociation, M is number of dissociated particles and I is want of factor, जो आप सबको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? फिर क्वथनांक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा किसका बढ़ेगा। अब देखिए अगर इस विकल्प नंबर ए पर जाएं तो इसमें क्या होगा? ये टूटेगा Na+OH माइनस, यानी 2 पार्टिकल देगा। ये कितना पार्टिकल दिया? 2 पार्टिकल देगा। अगर ई टूटेगा तो क्या देगा? 2 सोडियम आयन देगा और 1 सल्फेट आयन देगा। तो 2 1 3, ये 3 पार्टिकल दे रहा है। इसके टूटने से क्या मिलेगा? NH4+ NO3 माइनस, इसके टूटने से भी 2 पार्टिकल ही मिला और इसके टूटने से भी 2 पार्टिकल मिला, तो 2 पार्टिकल मिला। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो जो जितना अधिक पार्टिकल्स देगा उसके द्वारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। आपका आंसर हो गया बी, ये राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 22, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो ये बहुत आसान सवाल है, आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। पाई बराबर क्या होता है? CRT। अब इसमें तो CA निकालना है, तो C बराबर क्या हो गया? पाई बटे RT हो गया। तो पाई का मान, पाई क्या है? परासरण दाब यहाँ दिया हुआ है वायुमंडल में, 0.0821 हो गया। R का मान भी यही होता है और टेम्परेचर हो गया 300, तो ये तो कटिए गया, 1/300 हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 0.003 आएगा, लेकिन यहाँ एक 0 नहीं है, ये डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? फिर आ गया उसी पर प्रश्न, फिर इसको डिसोसिएट कीजिए। ये टूटेगा तो 2 पोटेशियम आयन देगा और 1 सल्फेट आयन देगा, यानी 3 पार्टिकल हो गया। ये टूटेगा तो 1 Na+ देगा,
एक Cl माइनस देगा, ये भी हो गया, 2 पार्टिकल हो गया, ये दोनों नहीं टूटेगा, नो डिसोसिएशन। अब डिसीजन इसी दोनों ए और बी पर लेना है, ये तो टूटा ही नहीं। अब ये दोनों में किसके द्वारा ज्यादा पार्टिकल रिलीज हो रहा है? क्लियर है, K2SO4, क्योंकि 3 पार्टिकल टूटने के बाद रिलीज हुआ, तो इसके द्वारा जो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। फिर वही बात आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बार बार बताया गया है कि 4 प्रकार के होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक आपको टाइप याद ही होगा, तो साफ साफ दिख रहा है, सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है विकल्प में, इसलिए सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। इसमें कहता है क्या, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? देखिए कितना है इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% सुक्रोज, जल में 1% NaCl, जल में 1% यूरिया, तो इसका डिसोसिएशन तो होगा नहीं, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, ये भी नहीं टूटेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं टूटेगा, नो डिसोसिएशन, ये भी नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, Na+Cl- मैंने 2 पार्टिकल दे देगा, ये भी नहीं टूटेगा, नो डिसोसिएशन। तो साफ साफ हो गया देखने से ही, जब हमने इस पर एक्सप्लेनेशन किया तो साफ साफ दिख रहा है कि जल में 1% NaCl के द्वारा क्वथनांक सबसे अधिक होगा, यानी इसके द्वारा क्वथनांक बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है समपरासरणी विलयन, यहाँ आपको खाली जगह रखा गया है ताकि इस जगह के हिसाब से अपना विकल्प को चुने। तो समपरासरणी विलयन में क्या होता है, किसकी कौन सा चीज समान होता है तो आइसोटोनिक हो जाता है? तो जब 2 विलयन का परिसारक दाब समान होता है तो उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, समपरासरणी विलयन कहते हैं। तो आइसोटोनिक यदि परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? तो सांद्रण के, और सांद्रण क्या होता है? तो मोलरता, यानी सही जवाब हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? फिर वही सवाल, इसमें क्या हो गया, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा तो कणों में कोई चेंजिंग नहीं, ये टूट जाएगा, Ca2+, और ये टूट के दे देगा 3 पार्टिकल्स, क्योंकि 2 1 3 हो गया, ये फिर नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, और ये टूट जाएगा तो फिर दे देगा 2 पार्टिकल Na+Cl- 2 पार्टिकल। तो अब क्लियर हो गया, अब डिसीजन आप खुद ले लीजिए, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? तो सही जवाब हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? लीजिए अब नहीं को पकड़ना है, वाष्प दाब दिया हुआ है, परासरणी दाब दिया है, हिमांक अवनमन दिया है, तो यह तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ए, क्योंकि आंसर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वाष्प दाब अवनमन होता है, इसलिए सही जवाब आपका क्या हो गया? ए। यानी ये तीनों, फिर एक बार देख लीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं फिर, ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तीनों क्या हो गया? अनुसंख्य गुणधर्म, ये तीनों है, लेकिन यह नहीं है, इसलिए जवाब क्या हो गया? वाष्प दाब। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य हो जाता है? तो फिर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कब होता है? आपको याद होगा, जब
बिलियन में विलय के कणों का संयोजन या वियोजन हो जाता है, तब क्या हो जाता है, वो विलयन असमान स्थिति में पहुंचता है, मतलब परासरण दाब असामान्य हो जाता है। तो वो कंडीशन देख लेते हैं विकल्प का क्या स्थिति है। अभी हमने यूरिया को पहले देखेंगे, यूरिया क्या हुआ, नो डिसोसिएशन, नहीं टूटेगा ये, नो डिसोसिएशन हो गया। साधारण लवण नमक को कहते हैं, इसका फॉर्मूला सबको पता ही, NaCl होता है, ये टूट जाता है, Na+ Cl- में ये 2 पार्टिकल दे दिया टूट करके, ये भी नो डिसोसिएशन हो गया, ये भी नो डिसोसिएशन हो गया, और ये भी नो डिसोसिएशन हो गया। अब डिसीजन ले लीजिए आप, क्या होगा। कहता है किस यौगिक के जलीय घोल का परासरण दाब असमान होगा, तो ये साधारण लवण वाले विलयन का हो जाएगा, क्योंकि इसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो परासरण दाब असामान्य हो जाएगा। चलिए, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है समपरासरणी विलयन का बराबर होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी इसके पहले कई बार चर्चा हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब 2 विलयन का परासरण दाब समान होता है, जब 2 विलयन का परासरण दाब समान होता है तो उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर है, आपका आंसर आपका ये होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चलिए, अब जो प्रश्न है, चलिए इस तरह से आज का क्लास पूर्ण हुआ। इसमें इस क्लास में आपने 2009 से लेकर के और 2025 तक में जितने भी प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव, सारे प्रश्नों को आपने डिटेल में अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।